सो वी आर डिस्कसिंग स्केलिंग। तो स्केलिंग का होता है जब कोई ऑब्जेक्ट होता है उसका साइज चेंज करना होता है, उसको स्केलिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका जो है हमें साइज चेंज करना है, ठीक है, और हमने इसका साइज जो है इस तरह से चेंज कर दिया, तो दिस इज़ नोन एज द स्केलिंग। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ स्केलिंग। ठीक है, ये स्केलिंग का एग्जांपल है। और ये जितने भी है, स्केलिंग हो, रोटेशन हो और ट्रांसलेशन हो, ये सब क्या है, इन सब का नाम क्या है? 2D ज्योमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी चेंजेस। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक्स में चेंज होगा, इसका नाम होता है एक्स एक्स, स्केलिंग फैक्टर इन एक्स। इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स डायरेक्शन फैक्टर। ठीक है, और होगा एस वाई, and that is known as y डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अब जो क्वेश्चन इसमें स्टार्ट हुए हैं इनमें मैट्रिक्स का अक्सर में यूज़ होगा। तो जो नए हमारे कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो इस तरह से निकलेंगे। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है दो तरह से यूज़ होते हैं मैट्रिक्स के सिंबल। या तो मैट्रिक्स इस तरीके से हम बनाते हैं ऐसे करके, या मैट्रिक्स को हम ऐसे भी बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है, ओके। तो ये मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कभी हमें ड्रॉ करना होता है तो ड्रॉ करने में कभी प्रॉब्लम होती है तो हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, लेकिन इसका जो कॉपी में मतलब है वो ये है। ठीक है, यही है, इन दोनों में से हम बना सकते हैं। लेकिन जब हम अपने आसानी के लिए यहाँ पर हमें ड्राइंग बनानी पड़ती है तो हम ये वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पॉइंट होते हैं एक्स और वाई, ये एक्स वाई तो गिवन हो गए, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश और वाई डैश, वाई डैश, ये दो पॉइंट्स हो गए। तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे नए पॉइंट्स की? तो इनकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे, दैट विल बी इज इक्वल टू ये, यानी ये सेम ही है दोनों, ये ऐसे ही बनाना है। ठीक है, यहाँ पर जो ये एस एक्स है, एस एक्स का फैक्टर यहाँ लिखेंगे आप, और एस वाई का फैक्टर यहाँ लिखेंगे, और ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के ऑपरेशन कैसे करते हैं अभी जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको भी बताएंगे। यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर होंगे जो पुरानी वैल्यू है एक्स वाई की, यानी एक्स वाई की पुरानी वैल्यू में एक्स का फैक्टर हमारे पास होना चाहिए कि एक्स में किस तरह से चेंज करना है, वाई में किस तरह से चेंज करना है, वो इसमें लिख देंगे। और जैसे ही हम इसमें लिखते हैं तो हमारे पास एक नई वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वो नई वैल्यू क्या होगी? वो नई वैल्यू होगी ये, अभी हम नई वैल्यू स्टार्ट करते हैं। इसका एक शॉर्ट नेम होता है, ये न्यू पॉइंट है जिसको बोलते हैं पी डैश इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का नाम होता है एस, स्केलिंग फैक्टर मैट्रिक्स होती है, और इसका नाम होता है पी। ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, दिस इज द फार्मूला। ठीक है, इस स्केलिंग का फार्मूला है पी डैश इज इक्वल टू एस पी। एस क्या है? एक मैट्रिक्स है जिसमें एक्स और वाई फैक्टर गिवन होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर तीन केस बनते हैं। केस नंबर 1 बनता है जब हमारे पास, केस नंबर 1 ये है कि हम जो हमारा स्केलिंग फैक्टर है अगर एस एक्स वो 1 है, और स्केलिंग फैक्टर जो वाई है वो 1 है, यानी ना तो एक्स में कोई चेंज है ना स्केल का मतलब ये है कि जितना है उतना ही है, यानी 1 1 का। तो क्या ये कैसे पॉसिबल होगा? ये होगा पॉसिबल, क्यों? क्योंकि इसमें रख के देखिए, जैसे ही आप ये वैल्यू इसमें रखेंगे, मान लिया एक्स डैश वाई डैश है यहाँ पर,
और यहाँ पर आपने वैल्यू रखी इसकी 1 0 0 1 ये, और यहाँ पर लिखी आपने एक्स वाई, एक्स कोमा वाई। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक फार्मूला होता है, अगर आपने 12th में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्या याद नहीं है आपको। तो वो ये होता है कि जब भी हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करते हैं, और इसमें ये चीज़ चेक करते हैं, अगर ए की मल्टीप्लाई आपको बी से करनी है तो इसकी जो रो है मान लिया एम है, और इसकी जो कॉलम है, रो इंटू कॉलम लिखते हैं इसमें, वो एन है, वो एन है, ठीक है। और इसकी जो रो है वो इसकी बराबर होनी चाहिए, यानी एन होनी चाहिए, और यहाँ इंटू यहाँ कुछ भी हो पी। तो इससे क्या होता है, अगर ये कंडीशन होगी तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। जैसे कि ये देखिए, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये ठीक है, यानी इसकी कॉलम और इसकी रो बराबर होनी चाहिए। तो इसकी कॉलम कितनी है, 1 2, इसकी 2 कॉलम है, यानी इसका जो इंडेक्स है वो है, इसका नाम अगर हमने एस लिखा था तो इसका इंडेक्स है 2 रो है और 2 कॉलम है, याद है, इंटू पी, इसका नाम था पी। इसके अंदर कितने कॉलम है, कितनी रो है 2 1 2, 2 रो है और कॉलम है 1। अब मैंने अभी आपको बताया है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी ये बराबर होने चाहिए, मैच कर रहे हैं, यस मैच कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आंसर कितना आएगा, आंसर जो आएगा वो ऐसा आएगा जिसके अंदर ये और ये होगा, यानी 2 क्रॉस 1। आंसर जो आएगा वो ये ऐसा आता है, यानी ये जो 2 है ये यहाँ पे जाएगा स्टार्टिंग में क्रॉस ऐसे, और ये जो 1 है ये 1 यहाँ पर जाएगा। ये मैट्रिक्स का बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है, इसको समझना ज़रूरी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। नंबर 1, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब होगी, जब ये वाली वैल्यू यानी इसकी कॉलम इसकी रो के बराबर होगी। कॉलम क्या होते हैं, ये इसके कॉलम है 1 2, इसकी रो है 1 2, इसके कॉलम है 1, इसकी रो है 1 2। जब इसकी जैसे इसकी 2 कॉलम, 2 रो, पहले रो लिखते हैं, रो है 2 कॉलम है, इसके लिए एक कॉलम में ये एक है, एक सॉरी रो लिखते हैं पहले ना, 1 2, 2 रो है 1 कॉलम है, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो मल्टीप्लाई होगी, यानी यस। और आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा जिसमें 2 रो आएंगे और ये लास्ट में जाएगा, यानी एक कॉलम आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इजिकल टू, देखिए कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1x हो गया, यानी x हो गया, x 0 + 0, फिर प्लस लगाते हैं अपना, फिर 0y, तो यानी प्लस 0y। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसी में करते हैं, यानी रो की कॉलम वाइज करते हैं, तो 0x प्लस 1y, यानी 1y यानी y। तो अब आप देखिए इजिकल टू ये आ गया x + 0y यानी x, और ये आ गया y, एक्स वाई आ गया। और ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था x डैश y डैश। अब जब भी दो मैट्रिक्स का एक फार्मूला होता है, 12th में आपने पढ़ा होगा, जब दो सेम मैट्रिक्स सेम इंडेक्स की मैट्रिक्स, जैसे इसमें कितनी रो है 1 2, इसमें रो है 2, इसमें कॉलम है 1, और इसमें रो है 2, इसमें कॉलम है 1, तो इंडेक्स सेम है। जब भी सेम इंडेक्स की मैट्रिक्स बराबर के निशाने से लिखी होती है तो उसे इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उसके एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, यानी ये जो एलिमेंट है वो इसके बराबर होगा, ये जो एलिमेंट है ये इसके, लेकिन कब होगा, जब ये मैट्रिक्स का इंडेक्स सेम है। तो हम कहेंगे एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स हो गया और वाई डैश इज इक्वल टू वाई आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा कि केस 1 में जब एस एक्स की वैल्यू 1 है, एस वाई की वैल्यू 1 है, तो हमारा क्या होगा, नो स्केलिंग, यानी नो चेंज होगा, नो चेंज। तो ये हो गया 1 के लिए, तो इसका क्वेश्चन की आंसर क्या आ गया, नो चेंज। अगर एस एक्स 1 है, एस वाई 1 है तो नो चेंज होगा, लेकिन कैसे होगा ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, समझ आ गया। केस 2,
केस टू ये है कि अगर स्केलिंग फैक्टर की वैल्यू जो है, स्केलिंग फैक्टर वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। 1 का तो भी देखा हमने। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट साइज है, जैसे पहले वाले में क्या था, वो बड़ा नहीं था, सेम था, तो विल, या यूँ कह सकते हैं एनलार्ज। एनलार्ज क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ पॉइंट आएंगे एक्स डैश वाई डैश, हमने मान लिया कि एक से ज़्यादा है, तो एक से एस एक्स एक से ज़्यादा है या एस वाई या दोनों, तो हमने मान लिया यहाँ पे 2 है। जैसे क्वेश्चन अभी आता है कि साइज डबल करना है, तो ज़ीरो ज़ीरो मान लिया 2 है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे पुराने से एक्स वाई से, तो जब इसे सोल्व करेंगे इसे, तो ये आएगा। अब सोल्व कैसे करते हैं मैं बता चुका हूँ अभी। यहाँ आएगा 2x, यहाँ आएगा 2y। और जब आप इसकी कंपेयर करेंगे एक्स डैश से और वाई डैश से, तो चूँकि इंडेक्स बराबर है तो वैल्यू बराबर होगी। तो ये इस तरह से कहा जाएगा कि एक्स डैश इज इक्वल टू डबल हो गया और वाई डैश इज इक्वल टू डबल हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट एनलार्ज होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं किस तरह से वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है। सिमिलरली फॉर द केस 3, केस 3 में क्या होगा, केस 3 में ये होगा कि अगर जो आपका फैक्टर है वो लेस देन 1 है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा उसी के तरीके से। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नंबर एक, एस एफ इजिकल टू 1 है तो नो चेंज। नंबर दो, बड़ा हो रहा है एस एफ एक से ज़्यादा यानी, तो एनलार्ज होगा ऑब्जेक्ट, और अगर छोटा है तो ऑब्जेक्ट रिड्यूस होगा उसी तरीके से। अब इसका क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करते हैं, यानी इसका क्वेश्चन कैसा होता है ये देखिए। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू डबल। सिर्फ ये लिखा हुआ क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब आपको लगेगा इसमें तो कोई वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, इसमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो नंबर एक कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए आंसर। तो नंबर एक ये है कि हम चेंज ऑफ साइज़ की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन होगी स्केलिंग का। तो आप यहाँ लिखेंगे चेंज ऑफ साइज इज कॉल्ड स्केलिंग। आपको पता चल गया कि ये इसका नाम होता है स्केलिंग। ठीक है। और स्केलिंग के लिए हमें क्या चाहिए, स्केलिंग फैक्टर चाहिए। ठीक है। सो वी रिक्वायर्ड स्केलिंग फैक्टर्स। अब इसमें लिखा साइज डबल है। जब साइज डबल होता है तो एक्स वाई दोनों में ही होता है डेफिनेटली। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो हमारा एक्स में चेंज हो रहा है वो पहला वाला हम 1 मानते हैं ना, तो इसको 2 मानेंगे, और वाई में जो चेंज है वो 2 मानेंगे। तो हमारे जो न्यू पॉइंट्स हो गए, इफ ओल्ड पॉइंट्स अगर हमने मान लिया, लेट कर लिया, तो जो हमारे ओल्ड पॉइंट है वो क्या है, एक्स कोमा वाई है। एंड जो न्यू पॉइंट्स है वो है हमारे एक्स डैश कोमा वाई डैश। तो इससे क्या होगा, यानी ये हो गया एक्स डैश कोमा वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा मैट्रिक्स जिसका नाम होगा एस डॉट, और यहाँ पर आएगा दूसरी मैट्रिक्स जिसका नाम होगा एक्स वाई, यानी इसका नाम है पी नाम है। पहले पूरा लिख देते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी डैश। ठीक है इसका। ठीक है। तो ये फार्मूला है। अब पी डैश का मतलब है एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू, इसका फार्मूला अभी बताया था एस एक्स कितना है 2 0
0 2 ये आ गया, यानी तो अब साथ में है एक्स वाई, एक्स वाई जो कि हमारे ओल्ड पॉइंट है, स्टार्टिंग के पॉइंट। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। जैसे हमने मल्टीप्लाई की तो मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने बताया था उस पेज पे। इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो ये आएगा 2x + 0y, यानी 2x आएगा, 2x, और इससे करोगे तो 2y आएगा। और ये मैट्रिक्स है, सामने की मैट्रिक्स है x डैश y डैश। तो अब आप ये देखिए कि इसका जो इंडेक्स है मैट्रिक्स का, इसमें कितनी रो है, 1 और 2, 2 रो है, 1 कॉलम है। सिमिलरली इसमें मैंने बताया था कि जब दो मैट्रिक्स सेम इंडेक्स की आमने सामने होती है तो उनकी वैल्यू बराबर होती है, यानी x डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x हो गया, यानी डबल, और y डैश कितना हो गया, इज इक्वल टू 2y हो गया। तो यही हमें वैल्यू निकालनी होती है x डैश की और y डैश की, स्केलिंग में यही वैल्यू हमें निकालनी होती है, ठीक है। ओके, तो दिस इज़ द नॉर्मल, ऐसा ही क्वेश्चन सिलेबस में आएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन आएगा, एच एक्स की वैल्यू अगर दी होती है यहाँ, मान लिया 2 या 3, तो यहाँ 2 लिखते हैं या 3, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ 2 आता है, यहाँ 3 आता है। कि एक ही टाइप, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द स्केलिंग, मैं डिस्कस किया था, तो उसका नाम था थर्ड उसमें रोटेशन, ठीक है। रोटेशन क्या होता है, इसमें एंगल चेंज होता है, यानी इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट का उसमें एंगल चेंज होता है, ठीक है। रोटेशन का मतलब क्या होता है, रोटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज कीजिए इस तरीके से ये कोई पॉइंट है P, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो इसमें जो है ये ट्रेंगल है या कुछ भी हो सकता है, तो ये यहाँ पर जो है रोटेट हो गया मान लिया, और रोटेट होके ये यहाँ पर पहुँच गया एक नए पॉइंट पर P डैश पर, ठीक है। और जिसके जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट चेंज हो गए हैं, एक्स डैश हो गया और वाई डैश हो गया है। तो अब क्या करेंगे, ये तो था ओरिजिनल, ठीक है, इससे बना देते हैं, ये तो था ओरिजिनल, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस हो गए, यानी चेंजेस क्या हो गए, चेंजेस ये हो गए कि ये नया ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मान लिया कि जो स्टार्टिंग का एंगल था, एंगल तो पहले से भी होता ना, वो एंगल था फाई, और ये जो एंगल है, नया एंगल जो है हमने रोटेट किया, मान लिया ये एंगल है थीटा, यानी ये वाला जो है, ये जो लिखा है, ठीक है। टोटल एंगल हो गया, ये एरो लगाया है, टोटल एंगल हो गया फाई प्लस थीटा, टोटल एंगल हो गया। तो ये एंगल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं समझना है, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं कि जो आपको पता होगा ये वैल्यू जो निकालते हैं ना, जैसे एक्स वाई निकालते हैं, ये एक्स है, तो आपने 12th में किया होगा इस तरीके से कि आप इस तरह से डॉट 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 करते थे, ठीक है। और ये वैल्यू जो फार्मूला आप लगाएंगे साइन कोस वाला, तो कोस थीटा वाला, तो उससे क्या आता है कि एक्स इज इक्वल टू आता है, ये एक्स है ना इतना, तो ये इसको आर बोलेंगे, अगर आर इस वाली लाइन इसकी लेंथ को, तो ये आएगा, आपने 12th में पढ़ा होगा ये आर कोस फाई, ये फैक्टर होता है ना इसका हॉरिजॉन्टल। और इसी तरीके से ये मैथ का कंसेप्ट है, ये अगर याद है ठीक है, वरना इसको एक लाइन को याद रख लेना, वैसे आपको हो सकता है याद हो। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं इनको। तो y इज इक्वल टू हो गया, यानी ये y है, r
आर ये होता है, इसको आर अभी आर बताएंगे क्या है, आर साइन फाई, ये आर हो गया। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आना जरूरी है। ये डायग्राम पहले, ये जो आर है, आर क्या है, आर इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन यानी ये जो सेंटर पॉइंट होता है, टू पॉइंट पी या पी, ठीक है, इसको आर कहते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। अब आप देखिए डायग्राम से, जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली है, अगर मैं आपसे कहूँगा x डैश की वैल्यू निकाली है, तो आप सभी निकाल पाएंगे। आप ये कहेंगे कि x डैश इज इक्वल टू आर, इसके लिए भी है, और cos फाई की जगह cos थीटा प्लस फाई हो रहा है। देखो मेरा मतलब ये है कि मैं आपसे कह रहा हूँ x डैश निकालिए, तो आप इसको देखते निकाल पाएंगे कि आर आर आ गया, यहाँ cos थीटा है तो यहाँ आएगा cos थीटा में फाई और जोड़ दिया, तो थीटा प्लस फाई, थीटा और फाई इसमें तो बनेगा नहीं, मुझे अलग से लिखना पड़ेगा, cos थीटा प्लस फाइव, ये फाइव प्लस थीटा, ये थीटा प्लस फाइव आते ही है, फाइव प्लस थीटा, ये आ गया। और सिमिलरली वाई डैश इज इक्वल टू आर साइन, जैसे ये था ना आर साइन फाइव, इसमें ये और ऐड हो गया, यानी इस वाले पॉइंट में, तो ये हो गया आर साइन फाइव प्लस थीटा। ओके, तो अगर आपको ये दो लाइन समझ में आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि 80% आपको ये समझ में आ गया है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए ये दो लाइन समझ में आई कि नहीं, इन दो लाइन की हेल्प से। अब एक्स डैश वाई डैश, अब जो फार्मूला होता है एक्स डैश इज इक्वल टू, ये कितना है, आर है, तो कोज ए प्लस बी का फार्मूला होता है, वो होता है कोज ए कोज बी माइनस साइन ए साइन बी, तो वो अप्लाई कर दिया हमने, यानी कोज ए कोज बी, कोज ए का मतलब है यहाँ पर फाइव, कोज ए कोज बी कोज थीटा प्लस माइनस, या प्लस है तो माइनस आता फार्मूले में, कोस के में साइन फाइव साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब आर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स डैश इज इक्वल टू आ गया, ये देखिए ये कितना है, आर कोस थीटा इंटू कोस फाई है, तो हमें पता है आर कोस फाई की वैल्यू एक्स है, तो मैं आर कोस फाई की वैल्यू तो एक्स लिख रहा हूँ, तो यानी एक्स कोस थीटा आ गया मेरा क्वेश्चन, एक्स आ गया ना, इसकी गुणा करके, और कोस थीटा उसके साथ है, एक्स कोस थीटा माइनस, ऐसे ही आर की, आर साइन फाई की वैल्यू मेरे पास है जो कि वाई है, तो ये आ गया वाई साइन थीटा, साइन थीटा आ गई नहीं वैल्यू, यानी एक्स डैश की। और वाई डैश की वैल्यू चाहिए, तो वाई डैश की वैल्यू, इसका फार्मूला अलग होता है, इसका फार्मूला होता है आर साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो यानी एक बार फार्मूला लिखना पड़ेगा मुझे, साइन ए ये वाला यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फार्मूला। अब हमने इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया आर कोस आर साइन फाई, आर साइन फाई कितना होता है, वाई होता है। ठीक है ना, ओके, तो ये हो गया आपका वाई कोस थीटा प्लस एक्स, यानी एक्स क्यों, क्योंकि ये आर कोस फाई है, आर कोस फाई एक्स हो जाएगा, यानी एक्स साइन थीटा, तो ये आ गया आपका वाई डैश। तो अब ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, यानी ये एक्स डैश आ गया इतना, ये ठीक है, और ये वाई डैश आ गया इतना। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको बताया था कि आसानी के लिए हम इसमें मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, तो मैट्रिक्स यानी इसकी मल्टीप्लाई कोस से हुई है, इसकी माइनस साइन से है, यानी कोस माइनस साइन कोस साइन, तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स डैश
अगर ना लिखेंगे तब भी आंसर आएगा। इजिकल टू डायरेक्ट लिखेंगे लेकिन ये इजी होता है। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई हुई एक्स की कॉस माइनस साइन, यानी ये ऐसा आएगा कॉस थीटा और यहाँ माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ आएगा एक्स कोमा वाई, क्योंकि आपको मैंने बताया है जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है और इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, ठीक है। तो ये आ गया। तो दिस इज द, यानी ये यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ रोटेशन। तो ये रोटेशन की